हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम रोटेशनल मोशन का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स वाले एलिमेंट्स को समझने की कोशिश की, जहां पे हमने ये जाना कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर उन्हीं के ऊपर जो 3 इक्वेशंस थे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कोरिलेट करने वाले, हमने उन इक्वेशंस को देखा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए और फिर अगले चैप्टर में जाके हमने ग्राफिकल अप्रोच डिप्लॉय करने की कोशिश की। उससे ये समझ में आया कि कई बार हमारे कई क्वेश्चंस ईजी तरीके से हो सकते हैं अगर हम ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करें तो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एससी वर्मा के पीछे के जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, रोटेशनल मोशन के शुरू के 10 या 11 क्वेश्चंस जो हैं उनको अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी हो रही होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करिए, हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं या ये आउटपुट हैं, बाहर से दिख रही हैं कि ऐसा हो रहा है कि एक बॉडी एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्या चीज़ें हैं जो ये एलिमेंट्स क्रिएट करती हैं। मतलब अब हम उसके डायनेमिक्स वाले पार्ट पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टॉर्क। आप लोगों के लिए ये कंप्लीटली नया टर्म है, आप पहली बार इससे फेमिलराइज हो रहे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही आराम से कवर करने वाले हैं। राइट, चलते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये सेटअप है, ये सिस्टम है और आपको इस डस्टर को यहां से मूव करना है यहां तक। शर्त ये है कि जब आप इसको मूव करें तो ये सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन करे, किसी भी तरीके का रोटेशनल मोशन इसमें ना आए। मतलब ये इसका पाथ जो हो वो स्ट्रेट लाइन में हो, ये किसी भी तरीके से रोटेट ना करे, इसमें किसी भी तरीके का रोटेशन ना आए। तो आप क्या करेंगे, अब आप ट्राई करिए। अगर आपने यहाँ पे किया तो देख रहे हैं ये घूम जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है, तो ये तो काम नहीं बना अपना। आपने यहाँ किया तभी भी ये घूम जा रहा है, देखिए यहाँ पे उंगली है तो ये घूम जा रहा है। फिर आपने इधर से यहाँ से कहीं पुश किया आगे की तरफ, तभी भी घूम जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर करके आपने देखा कि जब आप सेंटर ऑफ मास पे जब पुश करेंगे, जैसे देखिए ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। सेंटर ऑफ मास पे जब आप पुश कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जब आपके फोर्स का एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जब आपका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन पास हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपके फोर्स का एप्लीकेशन इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कहीं दूर हो रहा है तो ये बॉडी घूम जा रही है। राइट, इधर देखिए, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आपने इसकी बजाय यहाँ पे फोर्स लगाया तो बॉडी देखिए घूम जा रही है। स्ट्रेट जाने के बजाय ये बॉडी घूम जा रही है। और अगर आपने इसको ऐसे सेंटर ऑफ मास में कहीं पुश किया, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि अगर हमारा फोर्स किसी एक पॉइंट से जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस पे है और वहां पे लग रहा है, तो ये बॉडी घूम जा रही है, रोटेट कर जा रही है। राइट, ऐसे ही फिजिकल एलिमेंट को हम टॉर्क कहते हैं। लीनियर मोशन में
फोर्स जो काम करता है, फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी की इनर्शिया को चेंज करता है। अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो जब हम फोर्स उसे पे अप्लाई करते हैं तो वो आगे बढ़ने लगती है। अगर नेट फोर्स एक बॉडी पे जीरो है तो गाड़ी अगर चल रही थी तो वो चलती रहती है, और फिर हम एक दूसरा फोर्स लगाते हैं जो उसके नेट फोर्स को डिसबैलेंस करता है और गाड़ी रुकती है, या वो उसका जो स्टेट ऑफ इनर्शिया रहता है वो स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। इस केस में रोटेशनल मोशन क्रिएट करने के लिए फोर्स का की जो एनालॉजी है वो है टॉर्क। टॉर्क वो चीज है जो इस बॉडी में, या हमें अगर किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है तो हम टॉर्क को अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो उसके सेंटर ऑफ मास से ही प्रोड्यूस हो, जैसे एक से पास हो। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने है, ठीक है, मैं कहूं कि इस एक्सिस पे, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे इस बॉडी को, मान लीजिए ये लाइन है, इस बॉडी को घूमना है, घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्स यहाँ पीछे से इस दूरी पे, इसके इस दूरी से एक फोर्स इस पे लगाना शुरू करूंगा। ये क्या करेगी, बॉडी ऐसे घूमना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी, ऐसे घूमती जाएगी जब तक मेरा फोर्स लगेगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि इस पॉइंट के अराउंड मुझे इसे रोटेट करना है, कैसे, एक्सिस ऐसे पास कर रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा इस तरफ और ये ऐसे घूमना शुरू करेगी। आप समझे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक्सिस यहाँ 20 से पास होगी, एक्सिस 20 से पास होगी, तो अब मेरा फोर्स यहाँ पे, अगर मैं इसे हिंज कर दूं इस वाले पॉइंट को, तो ये ऐसे घूमने लगेगा, इसी जगह पे खड़े होकर घूमने लगेगा ऐसे, राइट, क्योंकि एक्सिस यहाँ से 20 से पास हो रही है। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को मुझे इस तरीके से घुमाना है, इस बॉडी को मुझे इस तरीके से घुमाना है। कहाँ पे घुमाना है, इस एक्सिस पे घुमाना है, इस एक्सिस के इस पॉइंट के अक्रॉस घुमाना है, इस एक्सिस के इस पॉइंट के अक्रॉस घुमाना है। कैसे करूंगा, इधर मैं एक फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स ऐसे 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 इस बॉडी को घुमा रही है, ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे घुमा रही है। अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, एक्सिस चेंज कर दूं ऐसे, मतलब अब मैं बॉडी को ऐसे घुमाने की बात करूंगा, ऐसे। पहले बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही थी, अब बॉडी किस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। किस जगह पे, इस एक्सिस पे। एक्सिस ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी, अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस वाले पॉइंट से, एक्सिस यहां से पास हो रहा है, बीच में से, कहीं बीच में से इधर से पास हो रहा है, और मैं बॉडी को घुमाना चाहूंगा, तो बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे बॉडी ऐसे घूमेगी। मैं उसी को यहाँ पे कर दूं तो फिर मुझे फोर्स एक जगह इधर दूर इससे लगाना पड़ेगा, और वो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे हम दो चीजें बात कर रहे हैं। पहली चीज जो बात कर रहे हैं वो एक फोर्स के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एक बॉडी को घुमाने के लिए हमें एक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, कहाँ, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे के अराउंड, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड किसी एक पॉइंट पे। तो दो चीजें हमें चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमें यह पता होना चाहिए कि क्या है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे मैं इस बोर्ड को कह दूं कि मुझे इस बोर्ड को घुमाना है, ठीक है, इस बोर्ड को घुमाना है, आप ही आ जाएंगे यहाँ पे, मैं कहूँगा इस बोर्ड को घुमाओ, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि इसको किस तरीके से घुमाना है। इसको मैं ऐसे उठा के इस डायरेक्शन में घुमाऊं, एक केस ये हो सकता है, मैं इसको घुमा के ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाऊं। तो अगर मैं पहले वाले केस में इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो मेरा एक्सिस ये हो जाएगा, इसके अराउंड ये घूमता जाएगा, यहां से उठेगा ऐसे पूरा घूम के नीचे से होके फिर आएगा। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है, इस एक्सिस के अराउंड घुमाना है, तो मैं फोर्स यहां पे लगाऊंगा, इस तरफ कहीं फोर्स लगाऊंगा, और फिर वो फोर्स ऐसे इसे घुमा के इधर लेके आएगा, ऐसे घुमा के ले आएगा। अब मैं कह दूं कि इसको घुमाना है ऐसे, इस पॉइंट पे ये एक्सिस है, तो मैं फोर्स यहां लगाऊंगा इस पॉइंट के अराउंड, ये पॉइंट क्लैम्प्ड हो गया है, क्लैम्प्ड हो गया है, ये पूरा घूमना शुरू कर देगा, ये पूरा घूमना शुरू कर देगा। फिर देखिए मजेदार बात ये है, आपने मुझे एक्सिस ऐसे दे दिया, ठीक है, और इसके अराउंड ऐसे हम घुमा देंगे। देयर आर मल्टीपल वेज। फिर आप इसको कहिए कि ऐसे घुमाइए, ये ऊपर से नीचे आने लगे और नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाने लगे, तो ये इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा उस वाले केस में, स्ट्रेट लाइन, और एक सेंट्रल पॉइंट पे आप फिक्स कर दीजिए तो वहां पे घूमने लगेगा। तो ये आपको समझ में आया
अब बॉडी जैसे मान लीजिए इस तरीके से इस शेप हो और उसको घुमाना है इस एक्सिस के अराउंड, तो ये वाला एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे ये हिंज्ड है, यहाँ पे हमारा कहीं फोर्स लग रहा है और हमको घुमाना किस तरीके से, इस डायरेक्शन में, तो हम इसको पीछे की तरफ धक्का देंगे तो ये ऐसे 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 घूम के रोटेशनल मोशन डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक ऐसा फिजिकल एलिमेंट है जो कि एक बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के पास। हम जब उस फोर्स को लगाते हैं तो एक पॉइंट के अराउंड एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। ये क्लियर हुआ? तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। अब आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मैथमेटिकल या फॉर्मूला वाले फॉर्म में क्या एक्सप्रेशन है। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, टॉर्क, और दिस इज इक्वल टू आर। जैसे ये वाला पॉइंट था, मान लीजिए यहां पे फोर्स लग रहा है और हमें इसे घुमाना है, तो आर वेक्टर जो डिस्टेंस वेक्टर है वो इनटू दी फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर है, और ये क्या चीज है? टॉर्क भी एक वेक्टर है। टॉर्क भी एक वेक्टर है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन भी तो है। आपने देखा ना हम किस एक्सिस पे घुमा रहे हैं, हमारा कौन सा पॉइंट है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हाइल डिफाइनिंग। तो टॉर्क जो हमारा आता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आता है। आर क्या है? इस पॉइंट के अराउंड ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इस पॉइंट के अराउंड ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आर वेक्टर, और एफ जो है वो हमारा फोर्स है। ये क्लियर है? अब वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, साइन थीटा, दोनों के फोर्सेस के बीच में जो एंगल होता है साइन थीटा, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट वेक्टर से क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी तरीके का? ओके, तो अब आगे चलते हैं। टॉर्क एज अ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे हमें अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है तो उसके लिए हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। हम एक बॉडी को लीनियर मोशन देना होता है तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बॉडी को हमें रोटेशन देना होता है तो हम उस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहली बार आप सुन रहे होंगे इस टर्म को, लेकिन आप समझिए कि मुझे अगर इसको घुमाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां नीचे से उठाऊंगा इस बोर्ड को नीचे से उठाऊंगा इस पॉइंट के अक्रॉस घुमाने के लिए, तो एक डिस्टेंस रहेगी। अच्छा, एक मजेदार बात बताइए, अगर मैं फोर्स जैसे यहां पे मुझे घुमाना है और मैं फोर्स यहीं पे लगा दूं तो ये क्या बॉडी घूमेगी? जो हम लोगों ने पहले वाले केस में देखा था कि सेंटर ऑफ मास पे ही हमने फोर्स लगा दिया था तो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। तो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और जिस पॉइंट से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बॉडी रोटेट करे, उस पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, जैसे इस पॉइंट से हमारी एक्सपेक्टेशन, आप कोई फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा दें, क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहां से पास होने वाला कोई फोर्स जो कि इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो बॉडी रिवॉल्व करे या रोटेट करे, वहां से अगर कोई फोर्स पास कर रहा है तो वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। हमने वैसे भी जाना आर क्रॉस एफ साइन थीटा, ठीक है? टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या? द फोर्स हैज टू बी एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस दूर। यहां पे जैसे हमने फोर्स यहां पे
पिछले वाले केस में हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में था, यहीं पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे करने के लिए, तो ये रोटेट कराएगा फोर्स का, ये मैंने डायरेक्शन शो किया है, फोर्स मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया इसी जगह पे, तो ये लीनियर मोशन दे देगा इसको, ये रोटेट नहीं कराएगा। रोटेट कराने के लिए मुझे कुछ दूरी पे एक फोर्स ऐसे देना पड़ेगा, यहां से मुझे इसे उठाना पड़ेगा, इस तरीके से मुझे इसे उठाना पड़ेगा, या मुझे इधर से इसे नीचे पुश करना पड़ेगा, इस जगह से मुझे नीचे इसे पुश करना पड़ेगा, तो ये नीचे इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो मतलब जिस पॉइंट के अराउंड मेरी एक्सपेक्टेशन है या हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये रोटेट करे और किस एक्सिस पे, वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि हमें फोर्स उससे दूरी पे लगाना है। ये बात क्लियर है क्या? एनी डाउट, किसी भी तरीके का कोई संशय मन में? अगर नहीं तो अब चलते हैं और ये समझते हैं कि फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे ये बॉडी यहां पे हिंज्ड है, राइट, यहां से यहां पे आर डिस्टेंस पे एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रही है ताकि ये ऐसे घूम जाए, ये इस डायरेक्शन में घूम जाए। तो आप इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। कैसे? दाहिना हाथ लेंगे राइट हैंड, रेडियस की तरफ, रेडियस का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ऐसे गए, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर करने के लिए रेडियस, फोर्स ऊपर, ऐसे थंब, ऐसे सर्कल बन रहा है, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बाहर की तरफ, टॉर्क का वो डायरेक्शन होगा। यही फोर्स अगर ऊपर से ऐसे लग रहा होता, इस केस में क्या होता, रेडियस वेक्टर, फोर्स नीचे ऐसे कर्ल हो रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ है, टॉर्क हमारा अंदर की तरफ है। ये बात क्लियर हुई क्या? रेडियस इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा हो, ऐसे फोर्स, ऐसे बॉडी ऐसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है, टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है, नीचे से फोर्स लगाया, ऐसे हाथ बाहर गया, ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे से फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे, ये अंगूठा मेरा किधर है, बाहर इस तरफ, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये है। ये क्लियर हुआ क्या? आर क्रॉस एफ फोर्स का डायरेक्शन, रेडियस का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन उसकी तरफ कर्ल, और जिस तरफ अंगूठा पॉइंट करेगा वो हो गया हमारा टॉर्क का डायरेक्शन। आर वी क्लियर टिल नाउ? कोई इशू, किसी तरीके का कोई डाउट, कुछ भी नहीं है ना? तो अब चलते हैं आगे। और एक बात बताइए, टॉर्क कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ये बॉडी है, हिंज्ड है, यहाँ पे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, आर वेक्टर है, यहां पे एक फोर्स 90 डिग्री पे लग रही है, एफ। मैग्नीट्यूड के टर्म में अब हम बात करते हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक है, साइन 90 डिग्री है, साइन 90 1, तो आर क्रॉस एफ, यूनिट क्या हुआ, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट हो गया, टॉर्क का यूनिट हो गया। या यही समझिए, ये एनालॉजी आप ड्रॉ करिए लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में पुश करने के लिए या बॉडी के इनर्शिया को रोकने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, चेंज करने, इनर्शिया को चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। बॉडी चल रही होती है तो हम फोर्स लगाते हैं उसे रोकने के लिए, रुकी होती है चलाने के लिए फोर्स लगाते हैं। उसी तरीके से हमें टॉर्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी अगर रुकी हुई है, सर्कुलर मोशन देना है उसको, तो हम टॉर्क लगाएंगे कहीं उससे, उसके सेंटर से, या उस जिस पॉइंट पे हमें उसका रोटेशन कराना है उससे दूर हम एक फोर्स लगाएंगे उस पर, ठीक है। और वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। और r वो जो डिस्टेंस है, r डिस्टेंस का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो चीजें हम कह रहे हैं। यहाँ पे हम जो कह रहे हैं इस पॉइंट से फोर्स का वो वाला कंपोनेंट हमें कंसिडर करना है जो इस r रेडियस के परपेंडिकुलर हो। फोर्स का वो वाला कंपोनेंट कंसिडर करना है जो r के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब क्या है, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बॉडी यहाँ पे हिंज्ड है, ये r, और इस बार फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ r। तो क्या करेंगे, हमारा टॉर्क क्या होगा। देखिए अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, फोर्स के कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे। एक F cos थीटा इस डायरेक्शन में, अगर ये थीटा एंगल था, और दूसरा F sin थीटा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ये जो है ये वही फोर्स है, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि एक्सिस से पास कर जाएगा तो ये फोर्स तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये भले ही ये फोर्स बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दे, स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दे, वो बात तो है, लेकिन ये फोर्स जो है इस बॉडी से, सिंस ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अलाइंड है, उस रेडियस के डायरेक्शन में अलाइंड है, इसीलिए ये स्ट्रेस या स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इस बॉडी को टॉर्क फोर्स का वो कंपोनेंट देगा जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो। तो रेडियस के परपेंडिकुलर क्या है, एफ साइन थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर ऐसा है तो अगला केस देखते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, प्लीज इसे फॉर्मूले की तरह याद मत करिएगा। क्यों याद नहीं करिएगा, आगे वाले केस में क्लियर करता हूं। वो जो हमने कहा था ना r क्रॉस f, और इस वेक्टर में हमने कहा था कि r और f के बीच में जो साइन थीटा जो एंगल बनेगा, ये फॉर्मूला तो है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में जो r f साइन थीटा आया था वो फॉर्मूले से नहीं आया था। हमने क्या किया था, हमने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट निकाला था जो कि r के परपेंडिकुलर है। अब इस वाले केस में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाए, कैसे, जैसे बॉडी यहां पे हिंज्ड है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है वर्टिकल से थीटा एंगल पे। फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, आर का डायरेक्शन ऐसा है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही है, ये थीटा ऐसे बना है। तो अब बताइए अब इस केस में क्या होगा, फोर्स हमारा इधर है, ये थीटा ये हुआ, ठीक है। तो अब एफ कॉस थीटा ये हुआ, एफ साइन थीटा ये हुआ, यही हुआ ना। अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे है तो केस में क्या हुआ, केस में ये हुआ कि ये एफ इधर है, एफ कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में है। बट जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इस रेडियस वेक्टर के, एफ कॉस थीटा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क जो हो जाएगा वो आर इंटू एफ इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो थीटा का एप्लीकेशन है वो वर्टिकल से थीटा पे लग रहा है। पिछले वाले केस में आर और एफ के बीच में थीटा की बात थी, इस बार जो एफ लग रहा है वो वर्टिकल से थीटा पे लग रहा है। ये वाली बात क्लियर हुई। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला है या जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर एफ कॉस थीटा से। तो आप देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम कर वो चीज रहे हैं कि इस फोर्स के एप्लीकेशन से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगा रहा है, हमें सिर्फ वही फोर्स का वही वाला कंपोनेंट लेना है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में सोचिए क्या होगा, बॉडी यहां पे
हिंज्ड है, आर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा एंगल ये बना रहा है, आर ये है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताइए अब क्या होगा, अब कैसे टॉर्क आप कैलकुलेट करेंगे? थीटा आपका ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ना, तो थीटा ये था तो थीटा ये हुआ, तो फोर्स ये है, ये हो गया आपका एफ साइन थीटा, और ये हो गया एफ कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा इसके डायरेक्शन के पैरेलल हो जा रहा है, अलाइंड हो जा रहा है, तो ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, टॉर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एफ साइन थीटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो टॉर्क की आपकी वैल्यू आ जाएगी आर एफ साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा? ये फोर्स किधर घुमाएगा? ये फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो बाय कन्वेंशन जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा तो हम उस समय टॉर्क को असाइन करेंगे नेगेटिव वैल्यू, कन्वेंशन है। क्वेश्चन सॉल्व, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू टॉर्क को देंगे। देखिए ये कन्वेंशन माना जाता है, इस बार क्या है, वर्टिकल से फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, ये हो गया आर वेक्टर। क्या करेंगे आप? टॉर्क कैसे निकालेंगे? ये हुआ थीटा, ये लाइन ऑफ एक्शन वाला एफ, तो ये हुआ एफ कॉस थीटा और ये हुआ एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ लगने वाला एफ कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है? एफ कॉस थीटा लग रहा है, तो टॉर्क की क्या वैल्यू हो जाएगी? आर एफ कॉस थीटा। ये बात समझ में आई? तो हमने देखिए मल्टीपल तरीके के सिनेरियोस क्रिएट किए जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इस पॉइंट के अराउंड परपेंडिकुलरली अलाइंड है, या इस ये जो फोर्स के एप्लीकेशन से इस ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, इसके परपेंडिकुलर अलाइनमेंट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हम यूज कर रहे हैं। कई क्वेश्चंस में एक और अप्रोच फॉलो किया जा सकता है, और वो अप्रोच ऐसा है कि जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट ऑफ एक्सेस, यहाँ पे हमें रोटेशन प्रोड्यूस कराना है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आर ये है, आर जो है वो ये है। तो एक तरीका तो ये है कि हम फोर्स का वो वाला कंपोनेंट निकालें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा तरीका ये है कि हम आर का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें जो कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे 90 डिग्री बना रहा हो, ये ठीक है। अगर हमारा तो ये आर परपेंडिकुलर हो जा रहा है, हमें ये अगर वैल्यू थीटा, थीटा कैसे निकलेगी? आप इसे, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये थीटा होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये थीटा था, ये थीटा हो गया, ये जो है लाइन ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है पहले से, तो 180 माइनस इन दोनों का सम कर देंगे, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्स का जो आर्म ऑफ एक्शन है वो तो ये है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब हमें क्या निकालना है? हमें आर परपेंडिकुलर निकालना है। इस केस में हमें क्या निकालना है? आर परपेंडिकुलर। कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा? अरे ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या हो गया अपना?
ये 90 है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर। ऐसे ट्राइंगल में ये थीटा हो और ये हमारा क्या है, ये आर है और ये हमारा आर परपेंडिकुलर है, क्या वैल्यू होगी, cos थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, आर cos थीटा। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर cos थीटा। मैं चेक कर लूं ये बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं, एक सेकंड इसे बस रब कर देता हूं। यहां ये थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर बाई आर। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई आर cos थीटा। तो फॉर्मूले में रख दीजिए, टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, टॉर्क का वैल्यू हो गया आर, आर का वैल्यू अब क्या है, आर परपेंडिकुलर, तो आर cos थीटा इंटू एफ। ठीक है, आप याद करिए हम लोगों ने जब एफ का वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाला था तो वो यही आया था, एफ cos थीटा आ गया था उस केस में। तो वैल्यू ये आई। तो जो दूसरा अप्रोच है, वो दूसरा अप्रोच हमारा ये है कि हम या तो फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें और फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें निकालना है, हमें टॉर्क हम निकालना जान जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, हमने टॉर्क एज अ कॉन्सेप्ट समझा कि टॉर्क क्या चीज होती है। टॉर्क को समझने के बाद हमने समझा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें कुछ डायरेक्शन होगा। कैसे डायरेक्शन निकाला हम लोगों ने, राइट हैंड व थंब रूल यूज किया। आर के डायरेक्शन में जाएगा, एफ की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा दैट वुड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। फिर उसके बाद हमने आके समझा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फोर्स का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगाना निकालना है जो कि उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पे परपेंडिकुलर हो, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट। अगर वो निकालना कन्वीनियंट है तो हम वो निकालेंगे, अगर हमारे लिए ये आर परपेंडिकुलर निकालना कन्वीनियंट रहेगा क्वेश्चन में तो हम वो सॉल्व करेंगे। फिर हमने ये भी समझा कि बाय कन्वेंशन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, जो कि क्वेश्चन सभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बात क्लियर होगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, टॉर्क पहली बार आप पढ़ रहे हैं, आई एम एज्यूमिंग कि ये थोड़ा सा नया होने की वजह से आपको विजुअलाइजेशन में डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं फिर से समझा दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या इस वीडियो को आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। आप टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अराउंड आपको रोटेट करना है। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड करते हैं कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, किस एक्सिस पे घूमेगा। पॉइंट हो गया, एक्सिस हो गया, फोर्स आप उससे थोड़ी दूरी से लगा देते हैं। ऐसा फोर्स जो उस एक्सिस से पास करेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस, या उस पॉइंट से पास करेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो फोर्स जो उससे कुछ डिस्टेंस पे रहेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पॉज करिए और इस वीडियो को फिर से शुरू से देखिए। अगर तभी भी डिफिकल्टी होती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए, हम इस चीज को फिर से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है, आप बस विजुलाइज करिए कि मुझे इसे घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है, इस पॉइंट के अराउंड एक्सिस मेरा ये है, ऐसे घुमाना है। तो दो चीजें हो गई, फोर्स मैं लगा रहा हूं यहां पे, ऐसे घूम रही है, ठीक है। एंड ये घुमाने वाला जो काम करता है वो करता है हमारा टॉर्क, फोर्स, और जो उसका एनालॉग जो जो है आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो वो प्रोड्यूस करता है टॉर्क। यहां तक क्लियर है आप? अब चलते हैं, आपको काफी चीजें क्लियर होनी अब शुरू होंगी। जैसे जब आप लोग छोटे थे, अब तो बड़े हो गए तो सीसॉ वगैरह पे नहीं बैठते होंगे, लेकिन जब आप लोग छोटे बच्चे रहे होंगे तब आप अपने भाई बहन के साथ या अपने दोस्तों के साथ झूला झूलने जाते होंगे। झूला झूलते थे ना तो मान लीजिए कि ये एक सीसॉ है, ठीक है, और ये एक ऐसे सीसॉ है। इस तरफ और इस तरफ
आपका वजन जब आप छोटे थे तो मैं एज्यूम करता हूं कि 20 किलो था, इस तरफ 20 किलो, और आपके भाई का वजन क्या था? 40 किलो था। वो यहां बैठे हुए हैं 40 केजी, और आप एक्चुअली आपको यहां बैठना पड़ेगा, इनको कहीं और बैठना पड़ेगा। वो बात मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आधे पे अगर हिंज्ड है, L/2 इधर है, L/2 इधर है, तो इनको कहीं यहाँ कहीं आसपास बैठना पड़ेगा। एज्यूम करते हैं कि ये 40 केजी यहाँ बैठे हुए। क्यों क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं। और आप दोनों जने बैलेंस्ड हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में। कैसे अब निकलेगा? क्या ये जो सिनेरियो है ये कैसे क्रिएट होगा? इस पॉइंट के अराउंड ये जो फोर्स है नीचे, ये फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, राइट? ये इस डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस L है तो, ठीक है, या L' है, तो ये क्या टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे क्लॉकवाइज, है ना? इस पॉइंट के अराउंड ये घूमेगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा? ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो माइनस फोर्स 40 न्यूटन इनटू लेंथ L', ठीक है। अब ये बैलेंस्ड है, इसे हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब नेट टॉर्क इस बॉडी पे, ये मतलब आप लोग घूम नहीं रहे हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इस पे रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इस पे ये जो है ये 40 इंटू एल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप भी एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? आप फोर्स यहां से लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क लग रहा है, राइट? सॉरी, टॉर्क लग रहा है आपका। कैसे? दिस इज इक्वल टू 20 इंटू वॉट? ये जो डिस्टेंस थी L/2 थी, L/2 थी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस दी हो 10 मीटर की, 10 मीटर तो ज्यादा हो गया, 2 मीटर की, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। L' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L' की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू L की वैल्यू 1, L/2 1 हो गई, तो 20/40 मतलब हाफ आ गया। L' की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई ये फाइनली 40 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन लगाया था, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉडी चूंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो आप जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हाफ, आप अगर 1 मीटर पे बैठे हुए हैं तो ये उसके हाफ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका वजन 40 है। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे शुरू में इनको बैठाया था, फिर बाद में रिकरेक्ट किया। ये बात समझ में आई कि टॉर्क कैसे लगाएंगे? टॉर्क हम पहले वाले केस में, इस वाले केस में ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में 40 केजी वाले, और 20 केजी वाले इस डायरेक्शन में। बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है, दोनों बराबर होंगे। हमने L' कैलकुलेट कर दिया कि इनको कितनी दूरी पे बैठना पड़ेगा। अगर इनकी दूरी बढ़ जाए, इनकी दूरी बढ़ जाए तब क्या होगा? अगर इनकी दूरी L से ज्यादा हो जाएगी तो ये टॉर्क ज्यादा लग जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, आप ऊपर हो जाएंगे। ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जैसे एक बॉडी पे कई फोर्सेस लग रहे हो तो, और बॉडी हमारी नेट इक्विलिब्रियम में हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो वो फोर्सेस किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो समझ लेते हैं। जैसे बॉडी मान लीजिए ऐसे है, और इस वाले पॉइंट के अराउंड एक फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं F1 एट अ डिस्टेंस ऑफ D1। एक फोर्स ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ, ये है F2 एट अ डिस्टेंस ऑफ D2। एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है F3 एट अ डिस्टेंस ऑफ D3, और एक फोर्स यहां लग रही है इस डायरेक्शन में F4 एट अ डिस्टेंस ऑफ D4। तो अब बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज
0, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ F1 इंटू D1 इस तरफ बॉडी को घुमाएगा, इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो F1 और ये वाला फोर्स किस तरफ क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो F2 जो है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो F1 जो है एंटी क्लॉकवाइज, F2 जो है क्लॉकवाइज, ठीक है, F3 जो है वो भी क्लॉकवाइज, और F4 ऐसे घुमाएगा। इधर आप अप्लाई करेंगे, बॉडी यहाँ पे हिंज्ड है ये वो पॉइंट, तो ऐसे घूमेगी बॉडी, ऐसे इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो F4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब आप क्या करिए, टॉर्क सभी बैलेंस कर दीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। F1 इंटू D1 एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज वाला दूसरा क्या है F4 है, तो F4 इंटू D4 this is equal to F2 into D2 plus F3 into D3। ये हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे आपसे कह दिया जाए, कई बार कह दिया जाएगा कि दीवार है, उस दीवार पे ये दीवार है, उस दीवार पे ये सीढ़ी टेक लगा के खड़ी है जमीन से ऐसे, ठीक है, इस ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। अब आप क्या करेंगे, ये दीवार थी, जैसे आपसे कह दिया जाए एक ये दीवार है, इस पे ये एक सीढ़ी है जो कि रुकी हुई है। रुकी हुई का मतलब क्या है, ये घूम नहीं रही है, तो यहां पे एक फोर्स तो लग रहा है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो mg नीचे लग रहा है। बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है F1। बॉडी नीचे नहीं आ रही है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ F2 लग रहा है, नॉर्मल N2 लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस बॉडी पे बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस बराबर हैं। तो ट्रांसलेशन, दो बातें हो रही हैं यहाँ पे, बॉडी मूव नहीं कर रही है तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी घूम भी नहीं रही है तो हम ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर बैलेंसिंग ऑफ। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 किसके बराबर है, वो N2 के बराबर है, राइट। दूसरा F2 किसके बराबर है, ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, कोई फोर्स मिस कर रहा हूं क्या, n प्लस n ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ वाला जो नॉर्मल है n1 जो है ये 2। तो आप देखिए जब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली बात हो गई, फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, और बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आप टॉर्क लगा दें, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट के अराउंड और फिर आप उन्हें बैलेंस करेंगे। खैर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा सा मैं अभी उस वाले चीज को नहीं डिस्कस करता हूँ आपसे, आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जब आगे चल के हम लोग जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी भी खैर बता सकते हैं, आप लोग सीख गए हैं, इसलिए लेट मी डिस्कस दिस ऑल्सो। अब ये वाला पॉइंट जो है इस पे आप समझ लीजिए टॉर्क कैसे लगेगा। ये वाला पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं तो ये वाले पॉइंट पे दो फोर्सेस नॉर्मल और F1 ये दोनों डायरेक्टली पास हो रहे हैं, सीधे पास हो रहे हैं, इनका एप्लीकेशन यही है, तो टॉर्क जीरो हो गया, इनका टॉर्क जीरो हो गया। mg इसको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाएगा, सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये मान लीजिए ये थीटा एंगल देगा तो आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आपका सर्कुलर डायरेक्शन में। F2 ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, F2 का डिस्टेंस, F2 का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है,
तो आप F2 इंटू डी कर देंगे, N2 का ये वाला डिस्टेंस है तो N2 इंटू डी कर देंगे, सारे फोर्सेस को आप बैलेंस कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये समझ जाए कि फिर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए आप टॉर्क्स को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो आज क्या करते हैं, आज ये चैप्टर यहीं रोकते हैं। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप एक काम करिए, आज जाइए और थोड़ा सा आंख बंद करिए और विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। ध्यान रखिएगा, सोचने की जरूरत बहुत है, मनन करने की बहुत जरूरत है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो था टॉर्क होता क्या है। टॉर्क वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए एक फिजिकल एंटिटी है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टॉर्क किस तरीके से, क्या न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, हमने वो पढ़ा था। क्या होता है, तो हमने टॉर्क का डायरेक्शन निकाला, राइट। टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के बाद हम लोगों ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बातें की हैं, ये भी हमने किया है, ठीक है। आप इनका, इस सारे कॉन्सेप्ट का मनन करिए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सोचिए। हम लोगों ने टॉर्क निकालते समय दो अप्रोचेस फॉलो किए। पहला अप्रोच क्या फॉलो किया, परपेंडिकुलर के अक्रॉस फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, पहला। और दूसरा चीज, हमने आर एफ साइन थीटा याद नहीं किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से कंफ्यूजन क्या हो रहा है। एक्चुअली आर और एफ के बीच का जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल हमें कंसिडर करना है उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, आर एफ साइन थीटा। कई क्वेश्चंस में हमारा जो थीटा दिया होगा या कोई और फाई एंगल दिया होगा या अल्फा एंगल दिया होगा, वो आर क्रॉस एफ का एंगल नहीं है, वो वर्टिकल से बन रहा था। तो आप देखिए कई बार हमारे अक्रॉस आए आर एफ कॉस थीटा है, ठीक है। तो हमें समझना क्या पड़ेगा, हर क्वेश्चन को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे फोर्स का, और फिर उसको आर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा अप्रोच क्या था कि फोर्स का जो आर्म ऑफ एक्शन है, उसी आर्म ऑफ एक्शन को हम उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप आपने चीज़ों को सीखा है। हम आगे अब इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ताकि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ अगर आपको कुछ और इसमें समझना होगा, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन वेरी क्विकली। बहुत जल्दी दूसरा लेके आऊँगा वीडियो, नेक्स्ट वन। थैंक यू।